आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना एक नया चैप्टर रेगुलर क्लास के रूप में शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं उसको शुरू करते हैं अपन। हैलोजन व्युत्पन्न, जो पहले हैलोजन व्युत्पन्नों के स्थान पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम से जाना जाता था, उसी चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। तो आओ देखते हैं हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न तो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एल्केन, हाइड्रोकार्बन ही होती है एल्कीन, और हाइड्रोकार्बन ही होते हैं एल्काइन। ये संतृप्त है, ये दोनों असंतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन द्वारा बनने वाले यौगिक, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त वो होते हैं जिनके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या एकल बंध पाए जाते हैं, वो होते हैं संतृप्त। और जिनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, वो होते हैं असंतृप्त, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इन हाइड्रोकार्बनों का एक हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु, या तो एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हटा दें तो ये बन जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं का यदि अपन प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा कर दें। अब हैलोजन कौन होते हैं, तो हैलोजन होते हैं अपने ग्रुप 17 वर्ग 17 के मेंबर्स क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन या हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डन बाय हैलोजन एटम, यदि हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन एटम द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले जो यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हैलोजन व्युत्पन्न। जैसे यहाँ क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं अपन, तो ये हैलोजन व्युत्पन्न कहलाएगा। अब हैलोजन व्युत्पन्न दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेलो एल्केन और एक होती है हेलो एरीन। अब हेलो एल्केन, तो एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु आप देख रहे हो, जैसे CH4 मेथेन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अपन कर दें CH4 -H कर दें और प्लस हैलोजन को अपन X से दर्शाते हैं। X बराबर क्या क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा, हाइड्रोजन तो हट जाएगा और उसकी जगह X आ जाएगा। तो यह तो था हाइड्रोकार्बन, और ये हो जाएगा हैलोजन व्युत्पन्न। अब हैलोजन व्युत्पन्नों में वो दो प्रकार कौन से हैं, तो यदि एल्केनों के हाइड्रोजन परमाणु या फिर परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये एल्किल समूह है। एल्किल समूह कब बनते हैं, ये मेथेन है,
इसके हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसकी वैलेंसी खाली रख लें अपन ये, तो इन समूहों को अपन एल्केन से फिर एल्किल कहते हैं। तो मेथेन से बन जाएगा, अंत से एन हटा करके वाई एल जोड़ दो, तो मेथेन से बन जाएगा मेथिल, मेथेन से मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल हेलाइड। तो मेथिल में यहाँ कोई सा भी एल्किल समूह हो सकता है, एल्किल में एथिल भी हो सकता है, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई सा भी हो सकता है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एक तरीके से एल्किल, और हेलोजन परमाणु के लिए सफिक्स यानी अनुलग्न लगाते हैं हेलाइड, तो ये हो जाएगा एल्किल हेलाइड। इसका दूसरा नाम और है हेलो एल्केन। ये आईयूपीएसी नाम पद्धति के अंदर प्रयुक्त होंगे, ये तो साधारण नाम पद्धति में है और ये आईयूपीएसी पद्धति में इनके नामकरण में प्रयुक्त करते हैं। तो ये तो बात हुई एल्किल हेलाइड और हेलो एल्केनों की। अब यदि बेंजीन, बेंजीन को क्या कहते हैं, एरीन, ये होती है बेंजीन C6H6। इसके अंदर हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। यदि बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु या फिर परमाणुओं यानी एक हाइड्रोजन परमाणु का या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अपन हेलोजनों द्वारा कर दें तो बनने वाले यौगिक होंगे तो हेलोजन व्युत्पन्नी, लेकिन वो एरिल हेलाइड कहलाते हैं, क्योंकि बेंजीन को एरीन कहते हैं। एरीन में से हाइड्रोजन हटा देंगे, एरीन में से हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये जो समूह आप देखते हो इसको कहते हैं एरिल। एरीन से एरिल, एल्कीन से एल्केन से एल्किल निर्मित हो जाता है, तो ये हो जाएगा एरिल। अब इसमें अपन ने X जोड़ दिया है तो नाम हो जाएगा एरिल हेलाइड, ये हो जाएगा एरिल हेलाइड। ये थी एरीन या बेंजीन। तो एल्केनो या फिर एरीन या बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हेलोजन व्युत्पन्नों के दो प्रकार हो गए, एक होते हैं एल्किल हेलाइड और एक होते हैं एरिल हेलाइड। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन सामान्य परिचय में, ये तो सामान्य सा परिचय हुआ। हेलोजन व्युत्पन्न एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइड। एक होते हैं एल्किल हेलाइड, एक होते हैं एरिल हेलाइड। अब एल्किल हेलाइड तो एल्केनो, एल्केन वो होते हैं जिनके अंदर एकल बंध पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एकल बंध पाए जाते हैं वो एल्केन कहलाते हैं। एल्केनों से बनते हैं एल्किल हेलाइड। इसमें क्या करना है अपने को, प्लस X जोड़ना है, माइनस H करना है, तो ये RH बन जाएंगे। RH से भी लिख सकते हैं एल्केनों को, प्लस X कर दो माइनस H कर दो, बनने वाले हेलोजन व्युत्पन्न एल्किल हेलाइड कहलाते हैं। तो एल्केनो से एल्किल हेलाइड और एरीनो से एरीन यानी बेंजीन से प्लस X माइनस H, हाइड्रोजन हटा दो और हेलोजन जोड़ दो, ये हो जाएगा एरिल हेलाइड। तो ये तो एल्किल हेलाइड और एरिल हेलाइडों के सामान्य से परिचय की बात हुई। अब अपन चलते हैं आगे
वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब हेलोजन व्युत्पन्न जो है उसके वर्गीकरण के अंदर पहला देखते हैं हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, संख्या के आधार पर। अब हेलोजन परमाणुओं की संख्या या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या फिर 2 से ज़्यादा हो सकती है। तो यदि हेलोजन परमाणुओं की संख्या 1 है तो हो जाएंगे मोनो हेलो एल्केन या एरीन। फिर 1 से ज़्यादा हैं तो डाई हेलो एल्केन यानी 2 है तो, और यदि 2 से ज़्यादा हैं तो पोली हेलो एल्केन। जैसे ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक हेलोजन परमाणु है तो मोनो हेलो एल्केन, दो हैं तो डाई हेलो एल्केन। हेलोजन परमाणु की संख्या 2 है तो डाई हेलो एल्केन, और 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन। और फिर 2 से ज़्यादा वालों के लिए अपन पोली हेलो एल्केन का इस्तेमाल करते हैं, पोली हेलो एल्केन। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 टाइप के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, मोनो हेलो, डाई हेलो और पोली हेलो। एल्केन भी हो सकते हैं, एरीन में भी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 1 से ज़्यादा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। मोनो हेलो एल्केन को पुनः CX आबंध के कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर पुनः निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मोनो हेलो एल्केनों को पुनः CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, CX आबंध के कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर पुनः निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आ जाएगा इसके अंदर A C sp3x आबंध युक्त यौगिक। यानी ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न या मोनो हेलो एल्केन जिनके अंदर जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संकरण अवस्था sp3 हो। ऐसे मोनो हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 हो, उनकी बात करते हैं अपन यहाँ। इसके अंदर फर्स्ट है
एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु ये कौन से होते हैं? इनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था sp3 है। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं CH3X। इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था है sp3। ये sp3 संकरित कार्बन है। अब वो संकरण अवस्था sp3 कैसे है? तो कार्बनिक रसायन के अंदर अपन सिग्मा बंधों की संख्या गिनते हैं कि कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं। तो 4 सिग्मा बंध तो sp3, 3 सिग्मा बंध तो sp2, 2 सिग्मा बंध तो sp। तो ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु। अब मोनोहेलो एल्केन, इन्हें पुनः अपन आगे डिवाइड कर सकते हैं। इस कार्बन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कार्बन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना के आधार पर एक हो जाएंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एक हो जाएंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड और एक हो जाएंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब वो कैसे? तो हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सी डिग्री रखता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। यहाँ में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ और उसकी जगह एक कार्बन लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3CH2X। ये हो जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन और हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। फिर एक और हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। यानी जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन और जुड़ रहे हैं वो उसकी डिग्री निर्धारित करते हैं। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन और जुड़ रहे हैं 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है तो उससे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, इसलिए ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक एल्किल हैलाइड होंगे। यानी एल्किल हैलाइडों को पुनः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइडों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो वर्गीकरण, और ये हो जाएगा अपना मेथिल हैलाइड। इनमें सब में CX आबंध का जो कार्बन है वो sp3 संकरित अवस्था के अंदर मौजूद है। तो ये तो बात हुई एल्किल हैलाइडों की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड है एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। एलिलिक हैलाइड कौन से होते हैं? तो एलिलिक हैलाइड वो हैलोजन व्युत्पन्न है जिनके अंदर हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध, ये कार्बन कार्बन द्विबंध
के निकटवर्ती, ये कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती, ये निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। वो क्या कहलाता है? एलिलिक हैलाइड कहलाता है। यानी ये एलिलिक समूह इतना फिक्स है, ये सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं सिंगल आएगा। ये एलिलिक समूह है। अब इतना एलिलिक है, अब इसके आगे आप चाहे कुछ भी लगा दो, इसका नाम ये एलिलिक OH लगा दोगे एल्कोहल, CN लगा दोगे साइनाइड, मोबाइल लगा दोगे एलिलिक मोबाइल। तो ये समूह जो है वो है एलिलिक समूह, एलिलिक समूह। हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यदि जुड़ा हुआ है तो वो एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो ये बात हुई एलिलिक हैलाइड की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं sp3CX आबंध के अंदर ही थर्ड है बेंजीलिक हैलाइड। अब बेंजीलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है? हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये तो है बेंजीन वलय, इसका निकटवर्ती, ये तो बेंजीन वलय के कार्बन हो गए, इसका निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से यदि हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा बेंजीलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में पुनः बांटा जा सकता है। जैसे अपन एल्किल हैलाइड को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांट रहे हैं, यहाँ जो है ये भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा जा सकता है कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक, दो जुड़े हुए हैं तो द्वितीयक, तीन जुड़े हुए हैं तो तृतीयक। तो इसे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, इससे एक हाइड्रोजन हटाओ, एक और कार्बन जोड़ दो, यानी मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ इसकी, देखो ऐसे बन जाएगा ये। HX ये कार्बन के लिए छोड़ दी ये वाला, तो ये हो जाएगा हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उससे कितने कार्बन हो गए? एक ये और एक इधर, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। और यदि ये हाइड्रोजन हटाते यहाँ भी कार्बन जोड़ दें तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। ये आगे डिवाइडेशन इस तरीके से किया जा सकता है। ये तो बात हुई sp3CX आबंध युक्त यौगिकों की। हेलोजन व्युत्पन्न जिनके अंदर हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। उसके बाद है sp2X C कार्बन sp2 संकरित होगा और उससे हेलोजन जुड़ा हुआ होगा, तो CX CsP2X आबंध युक्त यौगिक। यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसकी संकरण अवस्था होगी sp2। इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है वाइनिलिक, विनाइलिक, वाइनिलिक या विनाइलिक हैलाइड। अब वाइनिलिक हैलाइड कौन से होते हैं? वाइनिलिक हैलाइड ये हो जाएंगे
उदाहरण कहेंगे किसको, हेलोजन परमाणु वाइनिलिक हैलाइड के अंदर हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के कार्बन परमाणु से ही जुड़ा होता है, जिसकी संकरण अवस्था sp2 होती है, यानी हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो वो वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो ये समूह आप देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है वाइनिलिक समूह। अब इस समूह के आगे जो वैलेंसी आपको खाली दिखाई दे रही है, वहाँ आप इस वाइनिलिक समूह के आगे कुछ भी लगा दो, यहाँ OH लगा दोगे तो एल्कोहल हो जाएंगे, साइनाइड लगा दोगे तो वाइनिल साइनाइड हो जाएगा, और क्लोराइड Cl लगा दोगे तो वाइनिलिक या वाइनिल क्लोराइड हो जाएगा। ये तो बात हुई वाइनिलिक हैलाइड की। उसके बाद है इसी के अंदर दूसरा एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड कौन से होते हैं, तो एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बेंजीन वलय ये रही, इसमें हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दें तो ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था हो जाएगी sp2, ये sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो ये कहलाएंगे एरिल हैलाइड। तो ये तो बात हुई वर्गीकरण की, sp2 संकरित कार्बन, बेंजीन को एरीन कहते हैं, एरीन से एरिल बन जाएगा, तो एरिल समूह कौन सा हो जाएगा, ये एरिल समूह हो जाएगा, एरिल, और हेलोजन जोड़ देंगे एरिल हैलाइड, और कार्बन की संकरण अवस्था sp2। तो अपने पास 3 समूह मुख्य रूप से आए यहाँ, कौन कौन से, एक हो जाएगा अपना एलिलिक, याद रखने आगे भी काम में आएंगे अपने को, ये महत्वपूर्ण भाग यहीं से शुरू होता है। एलिलिक समूह कौन सा हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये तो हुआ एलिलिक समूह। बेंजिलिक समूह कौन सा होता है, ये हो जाएगा बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp2 संकरित कार्बन के लिए ये बेंजिलिक समूह हो जाएगा। और वाइनिलिक समूह वाइनिलिक समूह कौन सा हो जाएगा, ये तो हेलोजन परमाणु यदि कार्बन कार्बन द्विबंध के, ये कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है हेलोजन परमाणु, तो एलिलिक हैलाइड हो जाएंगे। यदि बेंजीन वलय के निकटवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ते हैं तो ये हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड। और यदि हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के ही sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है तो ये हो जाएंगे वाइनिलिक हैलाइड। तो ये हो जाएंगे 3 मुख्य रूप से एलिलिक, बेंजिलिक और वाइनिलिक। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक फिर दोहरा देता हूँ क्या होते हैं। जिस कार्बन की अपन डिग्री की बात कर रहे हैं वो कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री की बात करेंगे तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। यदि एक जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, और
हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं, उस कार्बन से, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। 1 डिग्री को कहते हैं प्राथमिक, प्राइमरी। 2 डिग्री को कहते हैं सेकेंडरी, और 3 डिग्री को कहते हैं तृतीयक या टर्सरी, TERT। इसको लिख सकते हैं SEC शॉर्ट में, इसको लिखते हैं TERT। तो ये तो बात हुई प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समूह की। उसके बाद देखते हैं कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति। कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति। यानी एल्किल हैलाइड हो या फिर एरिल हैलाइड हो, उनके अंदर जो कार्बन हैलोजन आबंध होता है उस आबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो ये आपका CX आबंध है, और चाहे एल्किल हैलाइड हो सकते हैं या एरिल हैलाइड। अब हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से ज़्यादा होती है, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। तो ये जो आपको सहसंयोजी आबंध दिखाई दे रहा है, इस बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है हैलोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। तो इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है? किसी एक परमाणु की दूसरे परमाणु की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से, इसकी खींचने की क्षमता ज़्यादा है तो इसकी तरफ आकर्षित रहेंगे, और आकर्षित ज़्यादा रहेंगे तो इसको ऐसे लगेगा कि मेरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन मेरे हैं या मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ किसके में माने जाएंगे? तो इस हैलोजन परमाणु पर तो आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, और कार्बन को ऐसे लगेगा कि ये मेरे से दूर जा रहे हैं, मेरे नहीं रहे, तो उस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। ऐसे बंध को ध्रुवीय बंध कहते हैं, जिसके अंदर 2 पोल बन जाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये कहलाते हैं ध्रुवीय आबंध। तो कार्बन हैलोजन आबंधों की प्रकृति ध्रुवीय यानी पोलर होती है, कार्बन परमाणु से ज़्यादा होती है इसलिए। अब इनकी ध्रुवता यानी डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हैलोजन परमाणु हो सकते हैं X बराबर F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। सबकी अलग अलग विद्युत ऋणता होती है। तो एक हो सकता है CF, एक हो सकता है CCl, एक हो सकता है CBr, और एक बंद हो जाएगा Ci। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा है, तो खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें एकदम फ्लोरीन के नज़दीक मान सकते हैं अपन, यानी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस पर प्लस, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा। इस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो इस बंध की ध्रुवता ज़्यादा होगी, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान इस बंध के लिए सबसे ज़्यादा। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता फ्लोरीन से कम होती है विद्युत ऋणता, तो अब इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा क्लोरीन से दूर दिखा देते हैं, तो इसकी ध्रुवता कम होगी, तो इस पे नेगेटिव भी कम आएगा और इस पे पॉजिटिव भी कम आएगा। आगे भी ऐसा ही होगा, इसकी विद्युत ऋणता क्लोरीन से भी कम होती है, इस पर बहुत कम नेगेटिव होगा, कम पॉजिटिव होगा, और इस पे सबसे कम नेगेटिव और सबसे कम पॉजिटिव होगा। तो ध्रुवता सबसे ज़्यादा इसकी और सबसे कम इस बंध की रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता जितनी ज़्यादा, ध्रुवीय प्रकृति
उतनी ज़्यादा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉनों खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा, तो इस बंध की ध्रुवता सबसे ज़्यादा और उस बंध की सबसे कम। तो द्विध्रुव आघूर्णों के मानों का यदि अपन बढ़ता क्रम लिखें तो ये हो जाएगा CF बंध की, फिर CCl, CBr और फिर Ci। तो ये तो बात हुई द्विध्रुव आघूर्ण के मानों का बढ़ता क्रम। ये पूछा जा सकता है कि निम्न को द्विध्रुव आघूर्णों के बढ़ते यानी डाइपोल मोमेंट के बढ़ते क्रम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो अपने को सबसे ज़्यादा इस बंध की ध्रुवता है और किसी बॉन्ड की पोलरिटी की जो मेजरमेंट है वो उसी को अपन डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी बंध की ध्रुवता की माप ही क्या कहलाती है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई हैलोजन आबंधों की प्रकृति। उसके बाद अपन देखते हैं नामकरण, नोमेनक्लेचर। हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। अब हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण जो है वो दो पद्धतियाँ चलती है अपनी। एक पद्धति चलती है साधारण पद्धति और एक चलती है IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक है साधारण, तीसरी पद्धति एक रूढ़ पद्धति और है। ये सिंपल सिस्टम है। साधारण पद्धति के अंदर नामकरण अपन कैसे करेंगे? तो नामकरण की इस पद्धति के अंदर अपन जो एल्किल हैलाइड हैं यानी RH, एल्किल हैलाइडों का नामकरण जब अपन करेंगे तो पहले अपन एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और बाद में हैलोजन का नाम लिख देंगे। तो इसका नाम, इसको कहते हैं R जो है उसको कहते हैं एल्किल, यानी ये कॉमन हो जाता है। एल्केन से बनता है एल्किल, यानी RH जो था उससे जो R बना है तो ये था एल्केन। N हटा देते हैं और YL जोड़ देते हैं तो एल्केन से एल्किल। अब मेथेन है, इसमें से -H निकाल दो तो रह जाएगा CH3। तो मेथेन METHANE, ANE हटा दो और YL जोड़ दो तो ये हो जाएगा मेथेन से मेथिल। ऐसे ही CH3CH3 -H, हाइड्रोजन कोई सा भी हटा दो एक और हेलोजन जोड़ दो। हेलोजन नहीं जोड़े हैं अपन, इसको यूँ दिखा देते हैं। तो मेथेन से मेथिल ये है एथेन और इथेन से क्या बन जाएगा? एथिल। ऐसे प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल। अब प्रोपेन के अंदर दो स्थिति बनती है। ये प्रोपेन है अपना 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन एल्केन। यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाते हो तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये खाली। तो ये तो था प्रोपेन। जब कार्बन श्रृंखला जो कार्बन चेन है उसके किसी एक साइड वाले छोर का, साइड कॉर्नर का अपन हाइड्रोजन हटाते हैं तो अपन काम में लेते हैं नॉर्मल। और ये प्रोपेन था PROPANE, N हटाएंगे और YL जोड़ देंगे। इसके लिए जब हाइड्रोजन हटा रहे हैं, वैलेंसी रिक्त रख रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा प्रोपिल। और नॉर्मल इसलिए कि चेन का जो साइड वाला कॉर्नर है उससे यदि अपन किसी भी एक कॉर्नर से हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्मल लगता है और प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपिल।
इसके अलावा प्रोपेन में दूसरा और है CH3 CH2 CH3, ये भी प्रोपेन है। इसमें यदि इस वाला कार्बन का हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये बनता है, इधर वाला हटाएंगे तो भी वही बात है। लेकिन यदि बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा देते हैं अपन, ये बीच वाला कार्बन है, तो अब व्यवस्था बदल गई है, ये और ये सेम नहीं है। इसमें साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाया हुआ है, इसमें बीच वाले कार्बन का। यानी इस कार्बन को आप 1 डिग्री कहते हो, इस कार्बन को आप 2 डिग्री कहते हो। जिस कार्बन की वैलेंसी रिक्त है उससे 2 कार्बन, इसमें दो, जिस कार्बन की वैलेंसी रिक्त रखी है उससे 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। इसको नॉर्मल प्रोपिल, और ये कहलाता है आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल यानी जिस कार्बन की वैलेंसी रिक्त है उससे 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसको आइसो समूह अपन कहते हैं। ये जो है आइसो समूह कहलाता है। अब इसमें टोटल कार्बन यदि 3 है तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा, और यदि कार्बन और बढ़ा दें अपन चेन को यूँ तो ये ब्यूटिल हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल। यानी ये समूह आइसो के अंदर प्रयुक्त होता है। तो ये तो बात हुई इन समूह की। साधारण पद्धति के अंदर नामकरण के लिए पहले अपन एल्किल समूह का नाम लिखते हैं। एल्किल समूह का नाम लिख के अंत में हेलोजन जो जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 Cl, CH3 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH Br, CH3 CH3 CH2 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 F। और चलो इनके देखते हैं। इसका नाम है मेथिल, मेथेन से मेथिल। तो एल्किल समूह का नाम लिख लिया मेथिल, फिर Cl के लिए लगा देंगे क्लोराइड। इसका नाम एथिल, एथेन से एथिल। और Br के लिए अनुलग्न यानी सफिक्स लगाएंगे ब्रोमो। हेलाइडों के लिए प्रीफिक्स तो लगता है हेलो और सफिक्स लगता है आइड। ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। और प्रीफिक्स यानी पूर्वलग्न क्या लगता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आगे भी आती रहेगी चर्चा। तो ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। फिर आगे चलते हैं। इसका नाम सिंपल नेम इस एल्किल समूह का है नॉर्मल। क्यों? क्योंकि चेन के जो लास्ट वाला कार्बन था उसका हाइड्रोजन हटाया हुआ है। ये देखो आप, ये Cl हटा देता हूँ मैं एक बार को, ये Cl हटा देता हूँ, तो ये लास्ट वाला जो हाइड्रोजन था उसको हटाया है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, चेन का लास्ट वाला हाइड्रोजन हटाया हुआ है इसलिए नॉर्मल। अब इसमें आप Cl लगाते हो तो उस हेलोजन का नाम हो जाएगा क्लोराइड। इसके अंदर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बीच वाला कार्बन है, और बीच वाला कार्बन है तो इसको अपन कहते हैं आइसो समूह। बीच वाला कार्बन उससे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो ये समूह कहलाता है आइसो समूह। और आइसो समूह के अंदर इसको कहते हैं 3 कार्बन होने हैं, टोटल कार्बन 1 2 3, तो ये आइसो 3 कार्बन वाला होता है प्रोपिल और ब्रोमाइड, नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टोटल कार्बन परमाणुओं की संख्या है 4, कार्बन चेन के अंदर टोटल 4 कार्बन है। और लास्ट वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटा के अपन ने हेलोजन परमाणु फ्लोरीन लगाया है, तो इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है, सीधी चेन है, तो नॉर्मल ब्यूटिल।
और ये हो जाएगा फ्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल फ्लोराइड। अब अपन कुछ एल्किल समूह की और बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी अपने को। ब्यूटेन, 4 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इससे देखो क्या क्या बन सकता है, यह है ब्यूटेन। इधर लास्ट वाली चेन का हाइड्रोजन हटाओगे तो CH3 CH2 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 और ये वैलेंसी वैकेंट, ये संयोजकता रिक्त कर दिए। इसको कहते हैं एक सीधी चेन ने लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया तो ये बन जाएगा ब्यूटेन से। यदि वैलेंसी रिक्त है यानी आगे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो अपन ब्यूटिल लिखते हैं। अब यहाँ जब जुड़ेगा कोई भी तो उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ मोबाइल जुड़ जाता है या वायर जुड़ जाता है तो नॉर्मल ब्यूटिल वायर हो जाएगा। हेलोजन परमाणु जोड़ेंगे तो नॉर्मल ब्यूटिल हेलोजन की जगह हेलाइड आ जाएगा। क्लोरो Cl जोड़ेंगे तो क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमो जोड़ेंगे तो ब्रोमाइड आ जाएगा। फिर इस कार्बन का या फिर इसका, इस चेन के अंदर इन दोनों की स्थिति इधर से आओगे तो इसकी, इधर से आओगे तो इसकी स्थिति एक जैसी है। तो इसका हाइड्रोजन हटा लो चाहे इसका हटा लो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH और CH3। अब वैलेंसी तो रिक्त कर दी अपन ने। अब ये भी ब्यूटिल 4 कार्बन, ये भी ब्यूटिल, क्योंकि इसमें भी 4 का 1 2 3 और 4 वैलेंसी रिक्त है, इसलिए हो जाएगा ब्यूटिल। तो ब्यूटिल तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल ब्यूटिल लिख चुके हैं। अब ये कौन सा ब्यूटिल है, तो जिस कार्बन की अपन ने वैलेंसी रिक्त करी है, नॉर्मल ब्यूटिल तो दे चुके तो ये तो दे नहीं सकते। तो जिसकी वैलेंसी वैकेंट है वो 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक यानी सेकेंडरी ब्यूटिल। फिर और आगे बढ़ते हैं। अपने पास एक तो ब्यूटेन है। अब इसका कोई और अणुसूत्र अपन बना सकते हैं। ये तो 4 कार्बन वाली चेन थी, तो 3 कार्बन की चेन क्या पॉसिबल है क्या? तो 1 2 3 और ये चौथा कार्बन, इस तरीके से अपन जोड़ के लिख सकते हैं। यानी ब्यूटेन में 2 समावयव है, संरचनात्मक समावयव ब्यूटेन के 2 होते हैं। एक होता है ब्यूटेन नॉर्मल, एक होता है आइसोब्यूटेन। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन लगा करके पूरी कर दो। ये बनाते कैसे हैं? अपने पास ब्यूटेन के अंदर अणुसूत्र होता है C4, हालांकि ये 11वीं क्लास की बातें हैं। C4H10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो पहले 4 कार्बन की एक चेन बना लो, कार्बन की चेन बना के ये बाकी के हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिए तो ये 10 हो गए, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। अब चेन में 3 कार्बनों की एक चेन बना लो। अब चौथा कार्बन लो जोड़ना है। अब चौथा कार्बन आप इधर जोड़ोगे या इधर जोड़ोगे तो अपन यही बना पाएंगे, लेकिन यदि यहाँ बीच वाले पे जोड़ देते हैं तो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको तो अपन कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन कह सकते हैं, और इसको कहते हैं आइसो ब्यूटेन। और शेष संयोजकताएं अपन हाइड्रोजन लगा करके पूरी करना है। 3 3 6 3 और 1 10। तो ये तो नॉर्मल ब्यूटेन से तो अपने बन गए 1 और ये 2। इधर वाला हटा लो तो ये बन जाएगा, ये हटा लो तो भी यही बनेगा, और बीच वाले दोनों कार्बनों में से किसी का भी हाइड्रोजन हटा लो अपने को यही मिलेगा। चाहे ये बना लो चाहे वो बना लो, एक जैसी बात है। अब अपने देखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन के बाद में आइसोब्यूटेन। CH3 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 और ये CH। इससे कितने ब्यूटेन के कितने एल्किल समूह एल्किल रूप जो है अपने को प्राप्त होते हैं?
इस कार्बन की, ये जो बीच वाला कार्बन है इसी कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों की स्थिति इसके सापेक्ष तो एक जैसी हुई। तो चाहे आप इसका हाइड्रोजन हटा लो, चाहे आप इसका हटा लो, चाहे आप इसका हटा लो, बात एक ही है। तो ये CH3, ये CH3, ये CH बीच वाला, और इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा देता हूँ, ये CH2, ये वैकेंट। यानी इस कार्बन का चाहे आप इसका हटा लो, चाहे इसका हटा लो, तो अपन ने इधर वाले कार्बन की वैलेंसी रिक्त कर दी है, बाकी का वैसा ही लिख दिया। तो अपने को देखो ये समूह जो दिखाई दे रहा है उसके लिए लगाते हैं आइसो, यानी एक कार्बन से 2 मेथिल समूह, तो ये तो हुआ आइसो। और टोटल कार्बन है इसके अंदर 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल। फिर दूसरे टाइप का हाइड्रोजन कहाँ है, ये तो तीनों एक जैसे ही हैं, इसके 3 भी, इसके 3 भी, इसके 3 भी, कोई सा ही हटा लो यही बनेगा, बस रखने का टाइप अलग हो सकता है। बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये अपने पास एक नया एल्किल समूह है ब्यूटेन से, आइसोब्यूटेन से मिल जाएगा, ये वाला। इसको कहते हैं जिस कार्बन से वैलेंसी अपन ने रिक्त छोड़ रखी है, ये वाली, जिस कार्बन की वैलेंसी रिक्त है उससे 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री यानी तृतीयक यानी ट्रसरी। जिस कार्बन की वैलेंसी वैकेंट है उससे 1 1 2 3, तो 3 जुड़े हुए हैं तो तृतीयक यानी 3 डिग्री। और 4 कार्बन है टोटल कार्बन 1 2 3 और 4, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल हो जाएगी। तो अपन साधारण नाम पद्धति के अंदर देख रहे थे, तो हेलोजन परमाणु का नाम किसके रूप में लिखेंगे, अनुलग्न के रूप में, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड यानी सफिक्स के रूप में। और जो एल्किल समूह उसका नाम अपन पूर्वलग्न के रूप में लिख देते हैं, यानी इनका नाम एल्किल हेलाइड के रूप में किया जाता है। मेथिल हेलाइड, एथिल हेलाइड, प्रोपिल हेलाइड, ब्यूटिल हेलाइड, इस तरीके से। लेकिन इसके लिए अपने को इनके साधारण नाम मालूम होने चाहिए। अब अपने पास इन एल्किल हेलाइडों के अंदर ही नामकरण की पद्धति में मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल के रूप में है CH3, CH2, CH, Br, CH2, CH3। तो ये 5 कार्बन की चेन है। इसके अंदर इसका अपने को साधारण नाम मालूम है तो वो लिखेंगे और अंत में ब्रोमाइड जोड़ देंगे। तो इसका ये जो आपको एल्किल समूह दिखाई दे रहा है, इसका साधारण नाम यानी जनरल नेम इसका जो है वो क्या होगा, इस कार्बन की डिग्री देखो कौन सी है, तो ये कार्बन 1 2 से जुड़ा हुआ 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। लेकिन यदि अपन इसकी वैलेंसी रिक्त रखेंगे या इसकी रखेंगे तो ये भी कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। तो इन कार्बनों की वैलेंसी रिक्त रखते हैं अपन नॉर्मल पेंटेन के अंदर, तो वो तो होता है कौन सा, सक्रिय यानी एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल। और ये बीच वाला कार्बन भी द्वितीयक ही है, तो इसका नाम लिख देते हैं द्वितीयक पेंटिल, द्वितीयक पेंटिल, 2 डिग्री पेंटिल। अब यहाँ Br लगा हुआ है तो 2 डिग्री पेंटिल, द्वितीयक पेंटिल ब्रोमाइड लिख। इस तरीके से अपन साधारण पद्धति में इनके नामकरण कर सकेंगे। बहुत सिंपल है, एल्किल समूह का नाम लिख के अंत में हेलाइड का नाम लिख देते हैं। तो ये तो बात हुई, लेकिन साधारण नाम पद्धति में अपने को ये नॉर्मल ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, नियोपेंटिल, ये समूह पहचानने आने चाहिए, जो 11वीं क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, उसकी बात हो रही।
अब एरिल हेलाइडों के अंदर साधारण नामकरण की पद्धति, ये एरिल हेलाइड, इसका साधारण पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण एक ही है। पहले हेलोजन परमाणु को पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेलो। ये पहले बेंजीन थी, हेलो बेंजीन, यानी एरिल हेलाइडों का नामकरण जो है हेलो एरिनो के रूप में अपन करेंगे। जैसे Cl, तो इसका हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, इसका हो जाएगा, पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे पूर्व लग्न के रूप में, और हेलोजनों के पूर्व लग्न लगते हैं, पूर्व लग्न X के क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। तो वो पूर्व लग्न के रूप में हेलो लगा देंगे। हेलो का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, और अंत में बेंजीन लिख देंगे। अब यह तो बात हुई साधारण पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति में भी इसी तरीके से हेलोजन परमाणु का नाम पूर्व लग्न के रूप में हेलो लिख के अंत में बेंजीन जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हेलो बेंजीन, ये हो जाएगा क्लोरो, ये ब्रोमो बेंजीन, आगे आयोडो बेंजीन। इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब यदि दो प्रतिस्थापी हैं एरिल हेलाइडों के अंदर, यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 2 है तो उनकी स्थिति के आधार पर इनका नामकरण साधारण पद्धति में अलग और आईयूपीएसी पद्धति में अलग तरीके से करते हैं। इस तरीके से हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। अब यदि हेलोजन परमाणु 1-2 स्थिति पर है तो साधारण नाम पद्धति में ऑर्थो, मेटा और पैरा शब्दों का इस्तेमाल अपन 1-2, 1-3 और 1-4 पोजीशन के लिए करते हैं। तो 1-2 पोजीशन के लिए हो जाएगा ऑर्थो, 2 हेलोजन है, डाई हेलो, बेंजीन। ये हो जाएगा मेटा डाई हेलो बेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा डाई हेलो बेंजीन। अब हेलो की जगह अपन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो जो भी है वो ले सकते हैं काम में। तो 1-2 पोजीशन है तो ऑर्थो कहलाती है साधारण पद्धति में। 1-3 पद्धति है तो ऑर्थो को लिखते हैं ओ से। 1-3 पोजीशन है तो ये होती है मेटा, और 1-4 पोजीशन होती है पैरा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा शब्दों का इस्तेमाल अपन करते हैं। ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन, मेटा डाई हेलो बेंजीन और पैरा डाई हेलो बेंजीन, ये नामकरण की साधारण पद्धति। इसका आईयूपीएसी भी यहाँ देख लेते हैं। आईयूपीएसी पद्धति के अंदर इनका नामकरण करते हैं अपन, तो ऑर्थो हटा देंगे 1-2। अब मान लीजिए यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ Br जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ 1 है, और यहाँ आयोडो जुड़ा है। तो ये हो जाएगा 1-2 आईयूपीएसी में 1-2, 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन पर, तो 1-2, 2 हैं इसलिए डाई, कौन है क्लोरो और बेंजीन। ये हो जाएगा 1-2-3, 1-3 डाई ब्रोमो बेंजीन, और ये हो जाएगा 1-4 डाई आयोडो बेंजीन।
तो इस तरीके से अपन नामकरण की साधारण पद्धति जो है वो और इनकी हेलोएरिनों की IUPAC पद्धति को भी देख सकते हैं। तो आप इनको जो है अपने रजिस्टर के अंदर जो है नोट्स के रूप में उतारते रहिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए।